अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अब तक के गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसमें मैदान मार लिया है। जो कहा जा रहा है, अब तक की जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें लेकर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की बन चुकी है। मुस्लिम लीग नून की अब तक 3 नशिस्तें हैं, मजलिस वादत मुस्लिमीन की भी 1 नशिस्त है और 7 आज़ाद उम्मीदवार जो ये इंतखाब जीत चुके हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो जब अगर मखसूस नशिस्तें हैं और उन सब का हिसाब किया जाए तो बज़ाहिर बड़ा आसानी से अपनी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ऐलान भी कर चुके हैं हुकूमत बनाने का, और जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने उनको मुबारकबाद भी पेश कर दी है, उन्हें भी और सदर ज़रदारी साहब को भी। अब मामला ये है कि इसके फ़ौरन बाद आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी कि बजट के लिए मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। इस पर बात करेंगे कि बजट की मुलाकातें, इसकी फौरी बात कैसे शुरू हुई और क्या मामलात थे। लेकिन जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा उसके अंदर हम बैनुल अक़वामी अमूर हैं इस वक्त, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि पहले जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके ऊपर बात करने के लिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। खालिद फ़ारूकी साहब सीनियर तजज़िया निगार हैं, इन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। उज़्मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखिल हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं जो है वो कादिर खान मंदोखिल साहब से ये बात कर पूछूँ कि हमारे यहाँ जो कादिर साहब ये एक रिवाज निकला है नया कि जो हारने वाली जमातें हैं वो तो ववेला और शोर करती थी धांधली का, ये जीतने वाली जमात भी जो है वो भी धांधली का शोर कर रही है, नताइज मांग रही है, बावजूद इसके कि वो जीत चुकी है, लेकिन वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। और दूसरा जो मैं चाहूँगा कि इसका जो दूसरा मामला है, आम तासुर ये मिल रहा है कि ये जो अब तक बजट की मीटिंग्स जो हैं वो उसको डिले किया जा रहा था, उस पर बात नहीं की जा रही थी। जैसे ही वहाँ हुकूमत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की इंश्योर हुई है तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो संजीदगी से बजट की तरफ और उसकी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। आपको लगता नहीं कि ये जो आपका इत्तेहादी हुकूमत है उसको आपने प्रेशराइज करके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो हुकूमत बना ली, लेकिन ये जो मामला आज़ाद कश्मीर का है वो भी बहुत टेढ़ा हुआ है, वहाँ क्या सिचुएशन होगी उस पर भी बात मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी कर दीजिए। ये जो आपने ये जीती है नशिस्तें, इसके बाद आप इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं या किसी और को साथ शामिल करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी टेढ़े पेढ़े सख्त सवालों के जवाब तो दूं, उसके बाद आखिरी सवाल पे आऊंगा। आपने दिल की पड़ास निकाल दी पीपल्स पार्टी पे, कोई बात नहीं है। हम हमेशा मीडिया से डसे हुए हैं और कभी भी हमने मीडिया के ऊपर जुल्म सतम नहीं किया। हमेशा पीपल्स पार्टी ने मीडिया का साथ दी, जो कि मीडिया हमेशा डसती है पीपल्स पार्टी को, ये तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आपने बात की है प्रेशराइज, किस बात की प्रेशराइज? आप पहले ये जुमला दुरुस्त कर ले, उर्दू भी ठीक कर दे। प्रेशराइज तो उस वक्त होते हैं कि हमने तो इलेक्शन से पहले ही सारी बातें की है। हमने तो पहले ही कहा कि ये पंजाब की कातिल पुलिस सीसीडी को वहां भेजने का क्या मकसद था। हमने तो पहले ही कहा कि ये शहबाज राजा पता नहीं कहां से पटवारी उठ के उन्होंने वहां बिठा दिए है धांधली के लिए, जो अपने ही मुल्क को के अंदर एनओसी मांग रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान रियासत को अपनी वालिद का रियासत समझ के वो अपने रूल्स बना रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी वजीर आमिर मुकाम साहब समेत तमाम वज़रा वहाँ फंड के ऐलानात कर रहे हैं, वहाँ पे जलसे जुलूस कर रहे हैं। इस अक्लमंद आदमी को कोई कानून नजर नहीं है। मैं तो कहता हूँ ना, पटवारियों की सोच है वो तो ऐसी होगी ना जैसा सुल्तान राजा कर रहा है। तो मैं ये समझ लूँ कि ये सारी चीजें तो हमने इससे पहले ही कही है कि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में धांधली के और प्री पोल रिगिंग के जो इंतजाम है वो कर रहे हैं। आप मुझे बता दो, गिलगित बल्तिस्तान वफाकी टेरिटोरी है, वहां जो पुलिस जो आप बुला रहे हैं, पंजाब के कातिल पुलिस सीटीडी, जो आलमी अदारे उनके बारे में रिपोर्ट दे चुके हैं, अल जज़ीरा टीवी, ह्यूमन राइट्स कमीशन की कातिल पुलिस है। आज भी 3 मासूम लोगों को ने कत्ल किया, आज के दिन भी। और इससे पहले पिछले महीने में बलूचिस्तान से बुक्टी कबाइल के 3 भाइयों को धोखे से बुला के कत्ल कर चुकी है। और तमाम कत्ल की FIR जो ना वो सेम है। और वो ये कहता है कि हमने मुलजिम को ले जा रहे थे, मुलजिम के साथियों ने फायरिंग किए। बदबख्त कोई पुलिस वाला मरता नहीं है, न जख्मी होता है, मरता है तो वो गरीब जो उसके कस्टडी में होता है वही मरता है। तो ऐसे पुलिस के जरिए आप वहां क्यों बेच रहे थे? आप एक एफसी बुला लेते, आप रेंजर्स को बुला लेते, आप आर्मी को बुला लेते, फेडरेट या चारों सूबों से बुला लेते,
आपने क्यों एक मखसूस सूबे से वफाकी और सूबाई हुकूमत, जिस पार्टी की हुकूमत है, वहां से आप एक ऐसे बदनाम जमाना पुलिस को आप बुला रहे थे? नंबर एक बात। दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक और खुरम दस्तगीर साहब ने जो वहां पे नक्शा पेश किया है कि आपको लाहौर चाहिए या कराची चाहिए गिलगित बल्तिस्तान, मैं कहता हूं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने फैसला दे दिया है कि हमें 70% रेवेन्यू देने वाला कराची चाहिए, हमने सीसीडी का लाहौर नहीं चाहिए। ये फैसला भी बड़ा वाज़ेह कर दिया है गिलगित के आवाम के। और फिर साथ साथ ये जो फॉर्म 45 है वो क्यों देर से दे रहे, क्यों नहीं देने रहे? अभी भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। जब पहले लिस्ट आई थी तकरीबन कुछ 17 नशस्तों में का ऐलान हुआ तो उसमें से 9 पीपल्स पार्टी जीत रही थी, 2 मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। अभी मुस्लिम लीग की सीटें जो है ना वो बढ़ती जा रही है फॉर्म 47 के तहत। तो ये सारी चीजें तो हम पहले ही खदशात जाहिर कर रहे थे हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे ड्रामों के बावजूद, इन सारे अरबों के बावजूद आज भी सरफहरिस्त पीपल्स पार्टी है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने, आसफा बीबी ने जिस तरह कैंपेन चलाई गिलगित बल्तिस्तान में, वो आपके सामने है। इनका रहनुमा तो यह है, मरियम बीबी ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो सिर्फ वहां पे उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे, वो जलसे से खिताब नहीं करें। मगर आप मीडिया पे बड़े शरारती, वो आप लोगों ने आखिर ढूंढ लिया और वो बातें वो गलवा ली है। वहां जाके वो वोट मांगने के बजाय गिलगित बल्तिस्तान वालों को ताने दे रहे थे, मुझे बाहर निकाला, तुम लोग क्यों नहीं निकले? अरे बाबा, ये ताने तो लाहौर को दे, पंजाब को दे, जो फॉर्म 47 कहता है तो आपको बिठाइए, उनसे गिला कर रहे। ये गरीब तो वैसे पहले पिछले हुए, जिसको सब्सिडी शेख जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से मिल रही थी, जिसका नीम सूबे साहब आप वो आसिफ अली जरदारी साहब ने दी है। हुकूमत आप इंडिपेंडेंट बनाने जा रहे हैं या किसी को साथ मिलाएंगे? क्या पोजीशन है वो बता दीजिए ताकि फिर मैं उज़्मा कारदार साहिबा से आपके जो ये तुंदो तेज जुमले हैं इनके बारे में कुछ बात कर सकूं। देखिए, हमारी तो कोशिश है कि हम, क्योंकि इस वक्त तक की भी जो रिजल्ट आ चुकी है वो 11 नशिस्तें हमारे, जबकि 19 पे हमें बरतरी थी। अगर 11 को भी आप ले ले तो उसमें फिर खसूसी नशिस्त को अगर आपसे बढ़ा दे तो हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी जो है ना वो आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी जाती राय ये है कि पीपल्स पार्टी को नून लीग के इस हथकंडों पे, इस ड्रामाबाजियों पे, और फिर जाके वो कैप्टन सफदर जो है ना जिस तरह वो फजूलियात वहां पे कर रहा था, जिस तरह मेरे क़यादत के खिलाफ कर रहे थे, क्या मरियम बीबी को नजर नहीं आ रहे थे? जरूर उसने, मरियम बीबी ने पंजाब सीएमओ के ऊपर पाबंदी लगाई है। तो क्या कैप्टन सफदर को याद नहीं है, पूरे पाकिस्तानियों की याद है कि उनकी शादी कैसे होगी है? और वो जो वहां पे साहब, ये मैं नहीं चाहता कि आप पर्सनल अटैक्स करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आपकी इत्तेहादी जमात है, विफाक में आप उनके साथ हैं, क्यों नहीं है? जो वो बकवास कर रहे हैं हमारे खिलाफ तो वो भी तो कर रहे हैं लाइट। देखिए, किसी ने वो मेरे क़यादत के खिलाफ अपनी बकवास वहां पे आवाम के सामने कर रहे हैं। भाई मंदुखेल साहब, जरा एक मिनट, मुझे जवाब तो लेने दीजिए ना। आप उस्मा शादी की बात की मैंने, उस्मा साहिबा यहाँ मौजूद हैं। मुझे उस्मा कारदार साहिबा, आप ये जो आपको धांधली भी नहीं करनी आती, कैसी धांधली आप कर रही हैं कि आपकी 3 नशिस्तें हैं? अगर धांधली करनी थी, जिस तरह 19 नशिस्तें वो कह रही, कम से कम 19 नशिस्तें आपकी होती हैं। एक बात। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी इत्तेहादी जमात है और वो जिस तरह से आप तो सुन ही रही थी, वो उनको बड़ी शिकवे भी हैं। आप क्या समझती हैं कि क्यों पीपल्स पार्टी जो है वो इतना शिकवेकारी? सिर्फ इस वजह से कि आपने लाहौर और कराची का कंपैरिजन ड्रॉ किया है, या आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई और मामला भी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बड़ी हैरान हूँ आपके मेहमान को सुन के। इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना रोना पीटना, ये तो ऐसे रो पीट रहे हैं जैसे नून लीग की 11 सीटें आ गई हैं। कमाल हो गई है भाई। आपके पास मेजॉरिटी सीटों की आई है, आप खुश होएं, हम आपके लिए खुश हैं। हमने तो बल्कि मुबारकबाद भी आपको दे दी है। पता नहीं आपको इतनी परेशानी क्यों है? आप क्या समझते थे कि 100% सीटें आपको ही मिलेंगी और कोई बंदा वहाँ पे एग्जिस्ट, या और कोई पार्टी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है? और आपको हमारी बातें तो याद आ रही हैं और आपका जो लैंग्वेज है सारा वो आप भूल गए। पटवारी ये और पटवारी वो, और जिस तरह से 45-47 की बिलावल साहब बातें करते रहे, हमें तो वो समझ ही नहीं आई वो मंतक क्या थी उनकी। फिर उन्होंने जिस तरह से तीर बरसाए मरियम नवाज पे इनडायरेक्टली के जी पंजाब है वो तो सपोर्ट ही नहीं करता 18th अमेंडमेंट को, तो आपको तो वो कुछ भी नहीं यहाँ पे देंगे जीबी में, वो तो बिल्कुल वफाक हर चीज़ ले जाएगा।
तो आपने भी बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। जीतने वालों को तो बिल्कुल दिखानी चाहिए कि अब ठीक है, इलेक्शन कैंपेन में हर एक अपनी कोशिश करता है, हर एक का एक बयानिया होता है जो लोगों को वो कोशिश करते हैं कन्विंस करने की, लेकिन ये इस तरह से जिसे कहते हैं ना, ये रोंदी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पंजाब पुलिस क्या 3 सीटें तो हमारी आई हैं, फिर भी आपको पंजाब पुलिस का रोना मचा रहे हैं, और कभी आप साद रफीक की बात कर रहे हैं, तो वो तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है और ना ही खुर्रम दस्तगीर हैं। और अगर उन्होंने कराची और लाहौर की बात की है तो वो तो पूरी दुनिया के सामने। आपके जो कराची से कोई आता है तो वो कहते हैं कि काश ये सड़कें हमारे पास भी होती, काश के ये वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स हमें भी कोई दे देता, काश के हमारे पास भी कोई ये सारी जो डेवलपमेंट की जो सहूलतें होती। तो ये तो कराची वाले जो है कहते हैं कि 2 दफ़ा उनको वो कहते हैं कि हम ऑलरेडी जहन्नम में रह रहे हैं। ऑनेस्टली ये लोग कहते हैं तो हम दोबारा जहन्नम में नहीं जाएंगे, हमें अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो ना उनके पास पानी है, अभी तक वो टैंकर माफिया के हथे चढ़े हुए। तो ये कोई हमने तो नहीं किया ना, पंजाब में तो हर घर में पानी आता है और वाफिर पानी आता है। तो अच्छा, खुदा के लिए खुदा के लिए रोंदी मारना बंद कर दें। ये बताएं कि आप जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है वो क्या अपोजिशन में बैठना पसंद करेगी या पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाना चाहती है? क्या इस वक्त देखिए, ये तो हमारी जो लीडरशिप है उनका फैसला है, मैं उसके मतलब अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेट्स सी क्या होता है, वो क्या डिसाइड करते हैं। जो भी वो डिसाइड करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा अनकरीब। फारूकी साहब, ये जो एक तो मैं चाहूँगा 2-3 लाइनें ज़रूर इस बात पे कीजिएगा, मुझे इस बात की थोड़ी सी ज़रा समझ नहीं आई कि जीतने वाली पार्टी भी अभी मंदोखेल साहब का जो तरीका भी और बात जितनी अग्रेशन के साथ, मतलब कंपेन्स के अंदर तो एक दूसरे पे आर्गूमेंट होता है, इत्तेहादी जमात है, कोई एक जमात तो नहीं है, तो मुखालफत तो होती है इलेक्शन के अंदर, कंपेन में बातें भी होती हैं। एक तो वो मामला, दूसरा ये जो मिजाज पैदा हो गया कि जी 24 सीटें थी, 19-20 हमारी थी, पीटीआई भी कुछ ऐसे ही क्लेम कर रही है कि जी 18 सीटें हमारी थी, 80%। ये मतलब ये क्या मिजाज है? पहली बात तो ये है कि मंदोखेल साहब बड़े काबिल एहतराम है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं और उनकी बड़ी इज्जत की जानी चाहिए और है भी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, वैसे सही पूछे ना तो उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की है, वो हो सकता है आप इस पर भी रिएक्ट कर दें, लेकिन यह कि बड़ी अफसोसनाक बात है। पीपल्स पार्टी का कल्चर चेंज हो चुका है और आपको मालूम होना चाहिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, सीओडी जब हुआ, उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बिल्कुल डिफरेंट एक सियासी कल्चर आया था, बड़ी इज्जत दोनों तरफ से। और बीबी शहीद के बारे में आपको पता है कि जब वो उनको शहीद किया गया, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह रिएक्ट किया था और बड़ी हमदर्दी, एक जो एक जज्बा स्पिरिट होती है, बड़ा एक बहुत एहतराम वाला जो जज्बा था ना, वो था। और जितने अफसोस का उन्होंने इजहार किया, उन्होंने एक नई बिल्कुल सोच, एक नया रास्ता दिया था पॉलिटिकल वर्कर को भी। ये जो बातें जो उन्होंने की हैं, जिस तरह की मरीम साहिबा का हवाला देके, मैं समझता हूँ कि आप किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक हो, अव्वल तो ऐसी नेगेटिव बात करनी नहीं चाहिए और अगर कहीं होती है तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और मसला ये है कि इस तरह की लैंग्वेज जो है ना यूज़ नहीं करनी चाहिए। बड़ा एहतराम है इनके लिए, लेकिन ऐसी बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपका सवाल है कि पीपल्स पार्टी नून लीग मिलके या नून लीग साथ, पीपल्स पार्टी को शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की अपनी सीटें मेरे ख्याल के मुताबिक 33 की अगर असेंबली है तो तकरीबन 21 के करीब उनकी सीटें हो जाएंगी, 20, 21, 22 यहाँ तक उनकी सीटें हो जाएंगी। तो हुकूमत के लिए वहाँ पे 17 अरकान की हिमायत चाहिए, इसलिए कि ये जो आज़ाद अरकान है ना, तकरीबन 6-7 आज़ाद अरकान है, पिछली असेंबली में नून लीग को मिल गए थे और उससे पिछली असेंबली में पीटीआई को मिल गए थे। यानी जो साबका वहाँ का तजर्बा है, वहाँ भी पीटीआई को और नून लीग को वहाँ पे जब उन्होंने अक्सरियत हासिल की तो उनको ये आज़ाद अरकान मिल गए, फिर टेक्नोक्रेट्स की और ख़वातीन की जो मखसूस सीटें हैं वो मिल गई, तो इसलिए उनकी मेजॉरिटी बन गई थी। अब भी पीपल्स पार्टी के पास अगर सीटें इतनी 20-21 हो जाती हैं, 22 भी हो सकती हैं, तो फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी एक डिफरेंट कल्चर को प्रमोट करे वहाँ पे, कि एक ऐसी स्टेक होल्डर, देखिए ना, जैसे 2008 की असेंबली आई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये थी कि विफाक में आपने स्टेक होल्डर ज़्यादा बनाने हैं, सो इसलिए मुस्लिम लीग नून को शरीक किया गया था और उसको वजारतें दी गई। अब भी मेरा ये ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी ये काम करती है, वैसे बनाने को वो बिल्कुल अपनी हुकूमत बना सकते हैं, फ्रीली बना सकते हैं, लेकिन अगर वो शामिल करें मुस्लिम लीग नून को भी,
तो इससे क्या होगा कि पीपल्स पार्टी का विफाक के साथ जो एक ताल्लुक है, यानी गिलगित असेंबली का, गिलगित हुकूमत का जो विफाक के साथ, इस्लामाबाद के साथ जो ताल्लुक जिसकी बहुत ज़रूरत रहती है, जिसकी बड़ी ज़रूरत खास तौर रहती पर, है फंड्स हाँ जी, में, फंड्स हर के चीज़ मामले में, में, जी। तो वो ज़्यादा मजबूत होगा। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, इख्तलाफात इनके जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गई, वो उसमें जो गर्मा गर्म तकरीरें करनी थी वो कर ली उन्होंने। 2024 में आज भी तो हमने मैं देखी कहता थी। हूं कि आज फिर एक और नया दिन अच्छा बड़ा अच्छा गुजरा है, आया है ना। इस पे शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह मुबारकबाद दी जी, है, जी। और ये बड़ा एक डिफरेंट, देखिए मुस्बत बड़ा पैगाम डिफरेंट एक एक तो। मुस्बत पैगाम है। अगर इस पैगाम को अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ये पीटीआई से क्या तवक्को रखेंगे। पीटीआई के साथ तो एतराज़ ही ये है कि पीटीआई गैर जमहूरी सोच एक के साथ चलती है और वो किसी की बात को एक्सेप्ट करने के लिए, सुनने के लिए नहीं तैयार होते। स्पेस उनके यहाँ बड़ी कम है। ठीक है कादर खान, मैं आपके पास दोबारा आते हैं। कादर खान मंदुखैल साहब, ये जो अब बजट के मामलात हैं इस वक्त विफाक में, कहा जा रहा है कि अभी मुलाकातें हुई हैं, क्या इतराज़ात हैं जो अभी भी आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे हैं और क्या चीज़ें हैं जिन पर कंसेंसस होना बाकी है? देखिए, पहले मुझे एक जुमला की इजाजत दे दे कि आप और फारूकी साहब ने दोनों मेरी बात को तो आप लोगों ने बुरा माना, मगर आपने ये नहीं कहा कि कैप्टन सफदर ने जो हमारे क़यादत के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की है या जो मुजम्मत करते हैं उसकी भी, अगर उन्होंने यही कहा था फारूकी साहब ने, अगर उन्होंने ऐसे लफ्ज था। बोले तो उसकी मुजम्मत की जानी चाहिए। हम कौन सा कोई उनके, हम तो चाह रहे हैं कि इस मामले को समेटा जाए। भाई अगर का क्या मतलब होता है मेरे भाई, अगर की होगी भाई, की होगी। सबने देखा, अभी भी आप अगर मगर में लगे हो, वो भाई आप अभी भी अगर मगर में लगे हो। उन स्पीच किए तमाम चैनल पे, सोशल मीडिया पे आगे, आप अभी भी मतलब लिहाज मरवत कर रहे हो। अगर उसने बात की, अगर क्या कही है, मैं पागलों खामखा अपनी तरफ से बातें कर रहा हूँ। चलिए अच्छा चलें, आपने अपनी बात कह दी। मैं कुछ नहीं कहता हूँ मीडिया के बारे में, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। हमेशा मीडिया ने नेगेटिव रोल अदा की है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, आज भी करेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, करते रहो। फिर भी हम आपकी प्रोटेक्ट करेंगे, फिर भी पिका ऑर्डिनेंस की हम मुखालफत करेंगे, फिर भी मीडिया के सामने सड़कों पे और ऐवान कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हम साथ में खुद मौजूद था उस वक्त भी। तो मैं ये कहूँगा कि साथ साथ जो बजट के हवाले से आपको पिछला बजट याद होगा कि पिछले बजट में भी पीपल्स पार्टी, आप एक चीज याद रखें कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को सपोर्ट किया है, मगर साथ साथ सबसे ज्यादा अपोजिशन का किरदार भी पीपल्स पार्टी अदा कर रही है। अब पीटीआई को तो सिर्फ खान को रिहा कर दो, अब वो नारा भी छोड़ दिया, खान से मुलाकात करो, एक ही नारा है। उनको आवाम से तो कोई लेना देना नहीं है कि महंगाई है, पेट्रोल है, ये वो सारा कुछ नहीं चाहिए। और बाकी ये जो मुखबरों को टोला है कराची में, मुखबर को मूवमेंट, इनकी तो बात ही कर ले, इनको तो थोड़ा सा आप जो मर्जी है थोड़ा फंड दे दो, फिर ये खामोश रहते हैं 4-6 महीने। सवाल ये कि पीपल्स पार्टी ने पिछले बजट में भी यही कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो फंड है उनको बढ़ा दे, क्योंकि 1 करोड़ गरीब आवाम को उसको फायदा हो रहा है और 4.5 करोड़ लोग जो इस वक्त भी शॉर्ट लिस्टेड है बीएसपी के प्लेटफॉर्म से, उनको वो पैसे नहीं मिल रहे, यकीनन फंड नहीं इस हवाले से। दूसरा ये कि सरकारी मुलाजमीन का पिछली बजट में भी आपको याद होगा पीपल्स पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। नून लीग तो हमेशा आपको पता है वडीरों के जागीरदारों की और कारोबारी लोगों की पार्टी है, वो तो कभी भी मुलाजमीन के लिए सोचते नहीं है। तो पीपल्स पार्टी आज भी ये मुतालबा है कि 50% इस महंगाई के दौर में सरकारी मुलाजमीन के जो तनख्वाह है वो बढ़ाया जाए उसको। तो ये है। उसके अलावा जो कराची में पानी का यह है कि 4 मनसूबा, और उसके लिए जो इस साल, पिछले साल भी वापडा ने 40 अरब मांगे थे और वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 3 अरब दी है। और के अपना कराची हैदराबाद सक्कर मोटरवे जो है ना, वो अभी भी इल्तवा का शिकार है। उसके लिए फंड जो है ना वो न होने के बराबर, जो 1700 अरब जिसकी बात की जा रही है, जो विफाक मांग रहा है, पीपल्स पार्टी उसको उसमें से अपना हिस्सा सिंध से देने को तैयार होगी? देखिए, वो तो यकीनन एनएफसी अवार्ड के तहत जो रेशो बनता है वो जरूर दे, लेकिन ये चीज भी याद रखना चाहिए कि आज भी सिंध 70% रेवेन्यू देता है वफाक को। तो हम ये कहते हैं कि जब आप ये सारी चीज कर रहे हैं तो फिर अब मैं फिर बात करूंगा, फिर आप लोग बुरा मान लेंगे। शहबाज शरीफ साहब वो हमेशा उसका हल्का मेरा एक ही है कराची में, 2018 में इसके मुकाबले में इलेक्शन कर चुका हूँ। 2021 में मैं जीत चुका हूँ मिफ्ता इस्माइल कैंडिडेट को हरा के। 2024 में शहबाज शरीफ साहब को नाली से बचने के लिए मैंने इनके खिलाफ केस किया था, वो विड्रॉ करके चले गए। मेरे उनका हल्का एक है, 1 रुपए नहीं दिया फंड, 1 रुपए, यानी 2 मरतबा वज़ीर आज़म बना है, अपने हल्के के लिए 1 रुपए नहीं दिया। ये बात नहीं करूंगा
फिर यहाँ ग्रीन जो लाइन है पिछले 7 साल से इल्तवा का शिकार है कराची में, उसके लिए वफाक पैसे नहीं दे रहे। तो हमारा ये कहना है, और कराची की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा आसान है कराची के ऊपर कीचड़ उछालना, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि सिंध वाहिद सूबा है जिसके अंदर बल्दियाती निजाम मौजूद है। पंजाब में तो पिछले 10 साल से नहीं है, और अभी भी जो हुकूमत बना रही है, जो कानून साजी कर रही है, वो बगैर किसी मेयर का वो बना रहे कानून साजी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 62% इस वक्त भी कराची की जो टेरिटरी है वो वफाकी हुकूमत के अंडर है, चाहे वो स्टील मिल के सूरत में, चाहे वो DHA की सूरत में, चाहे वो कंटोनमेंट की सूरत में, चाहे वो एयरफोर्स और नेवी की सूरत में। मगर मलबा सारा सिंध हुकूमत के सर पे, और 62% वफाक के पास है जो वफाक फंड नहीं दे रहे। तो ऐसी मंसूबे के लिए यकीनन हमारी टीम जो है ना वो कोशिश करेगी कि आपको ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, और वफाकी जो टेरिटरी है उसको भी आप फंड दे। इस हवाले से यकीनन हमारे रहनुमा उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और अगर हमारी ये सारी मुतालबात मान लिए तो यकीनन हम बजट को सपोर्ट करेंगे। मगर याद रखना एक बात भी कि बजट के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी ऑलरेडी उनके पास 170 का फिगर मौजूद है। जी जी ठीक है, वो तो यकीनन मौजूद है। अहमद अवैस साहब, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, नून लीग शायद अपोजिशन में होगी। आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है अब? हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये दोनों तो मिले हुए हैं, एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, और हर किस्म की इलीगैलिटी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के अंदर और कानून की बारादस्ती के निज़ाम को ताकत के निज़ाम बारादस्ती के निज़ाम से बदलने में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के इन्होंने ये काम इकट्ठे किया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। तो इनसे हम क्या करेंगे? मुल्क को जिस तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है आज, जब मैं जरा सा पीछे ले जाऊं इनको, ये जिस वक्त ये PDM में इकट्ठे होकर ये आ गए और इमरान खान की हुकूमत जब ये न रही, उससे पहले के दौर में जरा आप पीछे चले जाएं तो अभी क्लिपिंग अगर आप कहेंगे तो मैं क्लिप भेजने को तैयार हूँ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं एक बहुत बड़े फंक्शन में तकरीर कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट आए हुए हैं, और एक जर्नलिस्ट जो बड़े बहुत पाकिस्तान के अच्छे एंकरमैन में शुमार होता है जिनका, उन्होंने एक सवाल कर दिया कि क्या आप और पीपल पार्टी जो है आपस में कोई इत्तेहाद कर सकते हैं? आप जरदारी साहब के साथ इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे या उनके साथ इत्तेहाद करेंगे? तो उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब जो हैं बरमला माइक पे खड़े हुए स्पीच करते हुए ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब के साथ इत्तेहाद करना तो ऐसे ही है कि जैसे मौत के कुएं में छलांग लगा देना। और फिर आगे फरमाते हैं कि जरदारी साहब ने तो मुल्क में करप्शन को प्रमोट किया है। वो मतलब एक दूसरे के मुतालिक क्या कुछ नहीं कहा, और उसके बाद अब वो अगर आज इत्तेहाद करके और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कहेंगे कि ये गैर PTI को कह दे कि ये गैर जमहूरी है। PTI आज जो पाकिस्तान का आइन है, क्या ये जमहूरी मुल्क का ऐसा आइन हो सकता है जिसमें सारी पावर जो है आप आर्मी चीफ को दे दें और आप जो है कानून की बारादस्ती को ताकत की बारादस्ती के निजाम से बदल दें? अच्छा ठीक है, मैं जी आप जी उसमें कारदार साहब, ये जो बात अब अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि हैं तो आप इत्तेहादी, मंदोखेल साहब और आपकी जो गुफ्तगू है उससे देख के तो नहीं लगता कि आप दोनों इत्तेहादी हैं। और ये इस सिचुएशन के अंदर अपोजिशन, बतौर अपोजिशन आप क्या अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने आए गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के खिलाफ? देखिए, हमें तो अपोजिशन बेंचेस में बैठने में कोई आर नहीं है। अगर लीडरशिप ने डिसाइड किया तो ज़रूर अपोजिशन में बैठ जाएंगे, ये तो अब उनकी सवाबदीद है। ये देखें, इत्तेहादी भी जो होते हैं ना, वो इलेक्शन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, क्योंकि हर एक ने कोशिश करनी होती है कि उनको मैक्सिमम सपोर्ट मिले, मैक्सिमम वोट्स मिले। तो उसके लिए फिर खींचातानी चलती है, उसके लिए हर पार्टी अपना एक बयानिया पेश करती है। कोई बयानिया पेश करेंगे तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। तो देखें, इलेक्शन का जो एक एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल फ़र्क होता है। जब एक दफ़ा इलेक्शन ख़त्म हो गई है तो उसके बाद फिर यू हैव टू मूव ऑन। फिर आपने देखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपने किस तरह आगे बढ़ना है, जमहूरियत को किस तरह आपने फ़रोग़ देना है, आपने किस तरह से दोबारा एक इत्तेहाद बना के
पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे बैठना है पार्लियामेंट में, और ख़ुसूसी तौर पे जो बजट जो है वो कोई नून लीग का बजट तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान के अवाम के लिए है ना वो बजट। तो आप पीटीआई को भी, पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं असेंबली में, क्या आप उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं बजट के ऊपर? देखिए, हम तो हर एक को इनवाइट करेंगे, जो भी पार्लियामेंट में बैठा है वो अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी आरा देना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। हमारे तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन अगर जो इन्होंने जो नॉर्मली ये लोग करते हैं कि उठा के बजट की कॉपी पढ़ने की बजाय उसको सिर्फ पुर्जे पुर्जे करके हवा में उड़ा देते हैं, अगर उन्होंने ये करना है तो ये उनके लीडर की सवाबदीद है, हम इसका क्या कर सकते हैं। हम तो ये कोशिश करेंगे कि हुकूमत का काम जो है और जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो सारे बजट जो है जिसमें इस्तेमाल होना है, वो उसमें बिल्कुल ताख़ीर ना हो, ताकि नुकसान ना हो किसी किस्म से पाकिस्तान को। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा, कादिर खान मंदुखेल साहब और अहमद अवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे थोड़ी सी जो अमेरिका, ईरान और इसराइल के इस वक्त हालात हैं, और वो जो मुआहिदा जिसकी बात की जा रही थी कि इस हफ्ते होने के इम्कानात हैं, इसराइल की तरफ से जो हमले किए गए और ईरान के जवाबी हमले किए गए, उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, उस पर बात करते हैं। अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम इस सेक्शन में बात करेंगे इसराइल, ईरान और अमेरिका की। नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो जंग बंदी की पासदारी करें। ईरान ने वो बात तस्लीम भी कर ली है। जो इसराइल है वो अभी तक उसकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब ये इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले देखने में आए। अमेरिकी सदर जो हैं वो कहते सुने गए कि जी इसराइल को भी मना कर रहा हूं कि वो हमले ना करें, ईरान को भी हमले बंद कर देने चाहिए, बस ईरान ने मिज़ाइल दाग दिए हैं, काफ़ी है, बस अब मज़ीद आगे ना बढ़ें। तो ये जो एक तब्दीली आई है अमेरिकी प्रेसिडेंट के जिसे कह लें रवैये के अंदर या उनकी सोच के अंदर, और ख़ास तौर पर जब ये अमेरिका के अंदर ये बात वाज़े की गई है ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से कि वो जंग से बाहर निकल चुके हैं और इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका किसी सूरत इस जंग से बाहर ना निकले। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि इस हफ्ते इम्कान था कि हम मुआहदे पर दस्तखत कर लेते, तो वो चाहते हैं कि सफारती मामलात की तरफ दोबारा बढ़ा जाए। और साथ ही साथ जो एक बात सवालात के बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर फिर भी कोई मामला ना बना तो वो कमांडो एक्शन की तरफ जाएंगे। इस सारे मामले पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, दिवाई तजिया निगार हैं, डॉक्टर इरफान फ़ानी जो हैं वो माहिर आलमी अमूर हैं, फ़ारूकी साहब हमारे साथ ही हैं। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो ये बात बताइए कि जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं जितनी भी हैं वो हम देख चुके हैं कि यूएस उससे कोई नतीजा नहीं निकाल सका। अब ये कमांडो एक्शन जो है जिसके बारे में अमेरिकी सदर कह रहे हैं, एक तो ये है कि ये करने से क्या हो जाएगा, और दूसरी बात ये है कि जो इसराइल मुसलसल ये कोशिश किए हुए है, क्योंकि जब भी अमेरिकी सदर ने उनको रोकने का कहा वो बाज नहीं आए, उन्होंने बैरूत पर भी हमले किए, लबनान पर भी हमले किए, ईरान को इश्तिआल दिलाया और आखिरकार इस नहज तक पहुंच गए कि एक दूसरे पर दोबारा हमले शुरू कर दिए और जंगबंदी जो है वो तकरीबन ख़त्म होती हमें नज़र आ रही है। तो ये जो इसराइल का किरदार है इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ब्रिगेडियर साहब देखिए, बात यह है कि एक तो बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए कि इजराइल इज टोटली कंट्रोल्ड बाय अमेरिका। जी, अगर हम ये कहें कि उसकी बात नहीं माना, देयर इज नो क्वेश्चन, सारा वेपन, एमुनिशन, हर चीज अमेरिकन उनको देते हैं। इसलिए बेसिकली आई एम श्योर कि जो कुछ भी वहाँ लेबनान में हो रहे हैं या इजराइल कर रहा है, इट विल विद द कंसेंट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेरिका। और 25% एरिया लेबनान का जो है वो इजराइल ने कब्जा कर लिया है जी, और ये कब्जा वो है जो वो परमानेंट रखना चाहता है ग्रेटर इजराइल के डिजाइन के अंदर। और डिसाइड किया हुआ था, अगर आपको याद हो, जब लड़ाई बंद नहीं हो रही थी, सीजफायर नहीं हो रही थी, तो फील्ड मार्शल ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप इजराइल को मना करें कि वो लेबनान पे अटैक बंद करे और सीजफायर करे, ताकि इसको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव किया जाए सीजफायर, और उससे बंद की। और उसके बाद हुआ ये कि फिर दोबारा इजराइल ने आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अटैक करना शुरू कर दिए, बहाने लगाने शुरू कर दिए, और जाके अभी 25% इलाके पे इसने सदर्न साइड पे पूरा कब्जा कर लिया।
और ये ईरान को किसी हालत कबूल नहीं है। ईरान की कंडीशन ये थी कि जंगबंदी होगी तो लेबनान में भी होगी और उसकी प्रॉक्सीज के साथ, जो कि हिजबुल्लाह है, हमास है, हुती सबके साथ होगी, ताकि एक वंस फॉर ऑल ये इस मसले का हल किया जाए। इजराइल ये चाहता है कि ग्रेटर जो इजराइल का ख्वाब है वो तब पूरा होता है जब ईरान बिल्कुल 0/0 हो जाए मिलिट्री पावर के अंदर, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म हो जाए, मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो जाए, ड्रोन्स कैपेबिलिटी खत्म हो जाए और रिजीम चेंज भी हो जाए। ताकि जब वो ग्रेटर इजराइल के लिए फैन आउट करता है मिडल ईस्ट की तरफ, जॉर्डन की तरफ और इराक की तरफ दूसरी साइडों में जाता है, तो पीछे से उसको कोई थ्रेट ना हो ईरान। ये उसके डिजाइन है, जो कि अभी वो जो उसका पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर है कि ईरान अभी भी उसका मिसाइल, ड्रोन्स और रिजीम उसकी इंटैक्ट। ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अमेरिका लड़ाई नहीं कर चाहता, ना ईरान चाहता। हालात ऐसे हो चुके हैं, जितना इकोनॉमिक लॉस दुनिया को हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गए हैं, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो गए हैं, और अगर 50-60 दिन और लड़ाई हो जाती है, अगर जंग नहीं बंद चलती, आप सोचेंगे दुनिया की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। और जी डीजल के जो स्टॉक्स हैं वो पहले ही खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं बहुत तेजी से। लेकिन मेरे ख्याल में देखें, ये आधी जंगबंदी में हमेशा ये बॉर्डर सिक्योरिटी, 1-2 मिसाइल फायर होगा, ये चलते रहेंगे टिल द टाइम परमानेंट सीज फायर होगा। ये मसल फ्लेक्सी भी है, प्रेशर ट्रैक्टर भी। ईरान चाहता है, बेसिकली अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से उसको कोई ऐसी कैच मिले, ऐसा इलेक्शन स्लोगन मिले, या ऐसा उसको एक फेदर इन द कैप मिले कि मैं कहूँ देखें 47 ईयर से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कर सके वो मैंने करके दिखा दिया कि ईरान को हमेशा के लिए डीन्यूक्लियराइज कर लिया। उसका 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो मैं उठा के अमेरिका ले आया, मैंने वहां बना के उसको तबाह कर दिया, और वो ये कैंपेन चलाएगा इलेक्शन को अपने को बचाने के लिए, जो इधर ईरान करने नहीं दे रहा। बेसिक ये डिफरेंस है। अदरवाइज ईरान भी और अमेरिका भी तैयार बैठे हुए हैं। अमेरिका बल्कि चाहता है कि इमीडिएटली हो जाए। वो जब सिचुएशन रूम में गया था, यही उसका पॉइंट फेस सेविंग चाहते हैं कि फेस सेविंग, अमेरिका चाहता है कि उसको फेस सेविंग मिल जाए किसी तरीके से। ठीक है। अब फानी साहब ये बताएं कि ये जो बात है 0/0 तो कर नहीं सका अमेरिका, ये तो बिल्कुल सामने है। कोई मिलिट्री ऑप्शन उसके पास होती तो वो उसको यूज करने से बाज ना आता। अब इसराइल बीइंग अ स्पॉइलर और यूएस जो है वहां पे ये सोच है कि वो जंग से निकल चुके हैं, वो ओपनली कह रहे हैं हम जंग से निकल चुके हैं, तो ये इसका हल निकलेगा कहाँ? ये अब जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं 50-60 दिन और चल गई तो दुनिया की बड़ी मईशतें जो हैं बहुत सारी उसमें से ऐसी होंगी जो डिफॉल्ट तक चली जाएंगी। कैसे ये मामला जो है आपको हल होता नजर आ रहा है? देखिए निशाद साहब, एक तो बात यह है कि जब ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था ना, तो 20 महीने तक जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है वो जारी रहा था। कोई 3 दर्जन से ज्यादा दोनों फ्री कैंड जो थे, एक तरफ अमेरिका था, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक ईरान को जो है वो प्रेशराइज कर रहे थे, और अल्टीमेटली फिर आप देखते हैं कि 20 महीनों की मेहनत शाका के बाद आप एक डील पर पहुंचे थे, जो कि 2015 के अंदर हुई। अब ये इस वक्त का जो करंट सिचुएशन है ना, उसके अंदर अमेरिका जो है उसके साथ ना यूरोपीय यूनियन है, ना दीगर उसकी रिलेटिव पावर उसके साथ है। इस वक्त सिर्फ अमेरिका है। और ये जो ईरान ने इजराइल को ऊपर अटैक किया है ना, जो उन्होंने कहा था कि आप उसने 2 मैसेज दिए हैं इस वक्त इजराइल को भी और ईरान को भी। पहला मैसेज उसने ये दिया है कि जो मेरी रेड लाइन है ना, वो सिर्फ अब ईरानियन लैंड नहीं है, कि अगर आप ईरानियन लैंड के ऊपर अटैक करेंगे तो तभी मैं जो है रिटेलिएट करूंगा और इजराइल के ऊपर अटैक करूंगा। तो जो मेरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी मेरी रेड लाइन है। तो उसने अपनी डेटरेंस को एक्सपेंड कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। नंबर 2 जो उसने मकसद हासिल किया है ना, वो मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए कि जो इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो पैदा होना शुरू हो गया। और अल्टीमेटली ईरान ने लेबनान के केस को ट्रंप के लिए एक ऐसे टेस्ट के तौर पर रखा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात नेतन्याहू लेबनान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तो वो उसकी गारंटी कौन देगा? कि मतलब नेतन्याहू तो जब एक तरफ ट्रंप की बात नहीं मान रहा और उसकी बात मानते हुए
इस रिटेलिएशन को या ईरान के ऊपर अटैक करने से बाज नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि 2 दफा इससे पहले, एक दफा जेडी वेंस ने भी नेतन्याहू को कॉल करके अच्छी खासी उनकी टेंस कॉल हुई थी, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की भी जो कॉल हुई थी तो उसके अंदर अच्छी खासी अब्यूसिव लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस्तेमाल की गई। और आज से पहले अमेरिका और इजराइल की डॉक्टर साहब वो यूजुअली नहीं किया गया था। कहा जाता है कि ये मीडिया ऑप्टिक्स हैं, ये जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं ये सिर्फ मीडिया ऑप्टिक्स के लिए, ईरान को सेटिस्फाई करने के लिए या उसके लिए, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अमरीकी सदर को ज़रूरत नहीं थी उसकी तस्दीक करने की, लेकिन उन्होंने की क्योंकि वो चाहते थे कि ये पैगाम जाए ईरान को भी और पूरे मीडिया को, दुनिया के मीडिया को। अदरवाइज़ वो जो है वो एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। जो इसराइल और अमेरिका के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ये तो एक बात है। आज ईरान के जो तर्जुमान थे वो भी यही बात कह रहे थे कि जनाब ये हम इनको दोनों को अलग नहीं समझते, ये हो ही नहीं सकता कि ईरान जो इसराइल है वो कोई काम ऐसा करे जो अमेरिका की मर्जी ना हो, या अमेरिका को ऐसा काम करे जो इसराइल की मर्जी ना हो। जी नुशाद साहब, देखें जब आप इन दोनों की ताल्लुकात की तारीख को देखते हैं ना, तो मशरिक़ वुस्ता के अंदर इसराइल के और अमेरिका का जो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो ईरान है। कि ईरान जो है वो एक दोनों का मुश्तरका एनिमी है और ईरान को एटॉमिक पावर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अमेरिका जो है उसके बहुत सारे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ, कतर, कुवैत, बहरीन के साथ हैं, और अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि वो इजराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते करते इस रीजन के अंदर भी अपनी तमाम जो रिलेटिव पावर है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दे, और ग्लोबल लेवल पे भी जो उसकी जो पावर है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दे। लिहाजा जहां पे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो ईरान है, और ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाना है, और जहां पे डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है कि 1970 के बाद एक पूरी दहाई लगाई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपने ताल्लुकात की बेहतरी के लिए, और यहाँ की हुकूमतों के अंदर इन्वेस्टमेंट उन्होंने करना शुरू किया था। लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट में उस सारी मेहनत के ऊपर अगर पानी फिरता हुआ अमेरिका देखेगा, तो इससे पहले आपने कब अमेरिका की तारीख में देखा है कि इजरायली लॉबी को इतना। आपकी आवाज थोड़ी डॉक्टर साहब ब्रेक हो रही है, मैं चाहूंगा फारूकी साहब, आपकी आवाज डॉक्टर साहब सही नहीं आ रही, मैं चाहूंगा कि वो ठीक कर ले। फारूकी साहब, ये जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मशरिक़ वुस्ता के जो मामलात हैं ये तो बहरहाल पहले जैसे अब नहीं रहे, यानी जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस की और अमेरिका के कंट्रोल की या उसकी बात है, फर्क तो उसमें आ चुका है। यानी वो जैसे कहते हैं ना, बाल जब आ जाता है, हाँ कुछ नई ग्राउंड रियलिटीज तो पैदा हो चुकी हैं, लेकिन बहरहाल इसराइल और अमेरिका जो है उनके मुश्तरका मफादात भी हैं। फॉर सम रीजंस इसराइल को, वो ग्रेटर इसराइल का हो या कोई और मामला हो, बैक जो जिसे कहते हैं ना प्रॉपर बैक तो इसराइल, वो अमेरिका ही करता है इसराइल को। यूरोपियन यूनियन भी पीछे हटा, दूसरे रीजन्स भी पीछे हटे, लेकिन अमेरिका बिल्कुल उसके साथ खड़ा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फलसफा है कि जी जो मशरिक़ वुस्ता के अंदर सिर्फ ताल्लुकात के लिए वो इसराइल की बैकिंग से पीछे हट जाएगा, आपको लगता है कि ऐसा होगा? नहीं, देखिए इसमें बड़ी समझ की सोच विचार की ज़रूरत है अरब मुल्कों को और मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम ममालिक को, दुनिया भर के जो हैं। अब देखिए इसराइल की पावर क्या है अमेरिका के अंदर। एक पावर का एक सिंपल बहुत बड़ा जो है ना, उनकी जोश कांग्रेस है अमेरिका के अंदर, जो पूरी एक लॉबिंग करते हैं, उसमें हर तरह का उन्होंने इन्फ्लुएंस बंदा जो है ना वो शामिल किया। उनमें उनके रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेटिक हो, इन पार्टियों में उनके लोग शामिल हैं। लॉबी इसराइल की इतनी मजबूत है अमेरिका के अंदर कि वो किसी भी प्रेसिडेंट को, किसी भी पार्टी को इसराइल से अब दूर नहीं जाने देते। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि उस कांग्रेस के अंदर भी इसराइल में जो बहस हो रही है वो ये कि हमारी सपोर्ट कितनी जारी रहेगी। सो उस सपोर्ट की वजह से, उसकी सपोर्ट कम होने की वजह से या कुछ डिवीजन होने की वजह से जो अमेरिका का फ्यूचर है, जो सियासी पस मंजर आएगा अमेरिका का, उसमें भी ये हो सकता है कि दोनों पार्टियों में जो भी हुकूमत में आए वो हो सकता है कि आइंदा के लिए अमेरिका इसराइल को उस तरह से सपोर्ट ना करे। मैं ये आपको समझता हूँ कि मुझे जो लग रहा है वो ये कि ट्रंप को बहरहाल अपनी मिस्टेक का एहसास हो गया है। जो ट्रैप किया गया उन्हें एहसास ज़रूर कहीं ना कहीं है। ये नहीं हो सकता कि ट्रंप एकदम से अमेरिका को इसराइल की हिमायत से बाहर निकाल लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को सेटल करना है। पर इस वक्त देखिए अरब ममालिक जो हैं ये बड़ी अहमियत रखते हैं वहाँ पे। क्या अरब ममालिक इसराइल के करीब जाते हैं या अरब ममालिक का ईरान के साथ कोई कुर्बत बनती है? क्योंकि जो इख्तलाफात हैं ईरान के साथ उनके, वो बड़े शदीद नौइयत के हैं। वो खौफ व हरास की फ़ज़ा उनके लिए है। ईरान उनके लिए एक फियर रहा है। हाँ, और इस वक्त भी उसी को तो बेचते रहे हैं, हम आज भी इस बात को तस्लीम करें, वो बढ़ गया है।
अच्छा, अब इसमें अगर तो ईरान ये कोशिश करता है कि अरब ममालिक के साथ उसकी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, वसी तर एक इत्तेहाद, कोई फौजी इत्तेहाद नहीं होता ये ऐसा जिसमें दोनों के लिए एक जो है तहफ़्फ़ुज़ हो, विन विन भी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ हो, एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए तो आप अरब मुल्कों को इसराइल के करीब जाने से रोक लेंगे। अगर इस अरब ममालिक ही इसराइल का अलायंस बन गए नया इन फ्यूचर, तो फिर बड़ा मुश्किल रहेगा, और फिर ये चीज़ जो है ओवरऑल दुनिया भर के मुसलमान ममालिक के लिए भी एक ख़तरे की घंटी होगी कि वो जो ग्रेटर इसराइल वाला मामला है वो उसको इसराइली हुकूमत कोई भी आई वहाँ पे, नेतन्याहू हो जो या आने वाला को प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हो, वो उस सोच पे चलते रहेंगे। इस ग्रेटर इसराइल को रोकने में इस वक्त जो ईरान ने रोल प्ले किया है इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। देखिए दूसरा मुल्क जो है वहाँ पे जिसके साथ उसके तसादम के, या हालांकि उन्होंने ट्रेड भी कम कर दी, तुर्की है। तुर्की की ट्रेड इसराइल के साथ वो बकौल तुर्की उनके हुकाम के कि वो अब तकरीबन जीरो पे चली गई है। हाँ, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से इसराइल को सपोर्ट भी मिल रही है। आज़रबाईजान उसके लिए एक बना हुआ ऑक्सीजन लाइन बना हुआ है, वो सारी की सारी एनर्जी वहाँ से उनको मिल रही है। ये अगर थोड़ा सा मामला तब्दील हो गया और अरब ममालिक ने कहीं थोड़ा इत्तेहाद दिखाया तो अमेरिका को वो इस बात पे मजबूर कर सकते हैं या कह सकते हैं, जाहिर है अरब मुल्कों की भी अमेरिका में लॉबी है, वो अमेरिकी जो प्रेसिडेंट कोई भी हो, ये हो या बाद में आने वाले हों, उनको कह सकते हैं कि इसराइल की जो सरपरस्ती आप लोग कर रहे हो जिस तरह से, उससे हाथ पीछे खींच लो। ये एक मामला ऐसा हो सकता है। ये जो और ईरान इसमें जो फारूकी साहब का जो एक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यहाँ पे इस वक्त चूंकि ईरान से खौफ खाता है अरब ममालिक और इसी को बेचता है वेस्ट, और ये इसी तरह से वो पैसे इकट्ठे करते रहे हैं डिफेंस के नाम पे, आर्म्स के नाम पे। ये जो बात फारूकी साहब कह रहे हैं कि प्रो इसराइल होने की तरफ जाने से बचाने के लिए मुस्लिम ममालिक को काम करना चाहिए, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि दुबई और बहरीन हम देख रहे हैं कि दुबई अलल ऐलान जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, बाकी ममालिक जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें ईरान की तरफ टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, या पाकिस्तान की वजह से ही अब तक खामोश बैठे हैं। देखिए एक बात बड़ी क्लियर रखें, ये लड़ाई थी ईरान की और अमेरिका की इसराइल की, इसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत बड़ा काम किया है, और वो काम ये किया है कि कम अज कम ये ईरान की और खलीजी ममालिक जो सेक्टेरियन क्लैश है ना, वो एक तो हुआ है। नंबर 2 उनको ये यकीन दिलाया है कि देखें आप डोंट गो फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ईरान पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के ऊपर अटैक कर रहा था, सऊदी अरब के जी, कतर पे अटैक कर रहा था, गैस फील्ड पे, वो लोग यहाँ आने के लिए तैयार अटैक के लिए, लेकिन फील्ड मार्शल ने मुझे बहुत समझाया, प्लीज डोंट रिटेलिएट, दिस विल हैव सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और जो इजराइल का ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का, वो बड़े आराम से पूरा हो जाएगा। जब आप खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इजराइल को कौन रोकेगा? इस खिते में इजराइल भी कमजोर हो गया, ये में ईरान कमजोर हो गया, खलीज ममालिक का गैस ऑयल पिट तबाह हो गए, ईरान के गैस ऑयल पिट तबाह हो गए, तो इजराइल को तो बड़ा खुला फील्ड मिल जाएगा जी। और सेकंड, अब उनमें ये रियलाइजेशन हुई है कि नाउ आपने देखा होगा कि अभी ईरान के स्टेट गवर्नर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके इंटीरियर मिनिस्टर, दे हैड गॉन टू कतर जी। तो अब रियलाइज हुई है कि अमेरिका ने इनको बिट्रे किया है जो ये लड़ाई के अंदर, कि वो सारा $3 ट्रिलियन का वेपन एमुनिशन भी बेचा, उसके बाद उनको वो प्रॉपर सिक्योरिटी भी नहीं दी और जाके इजराइल की सिक्योरिटी पे लग गए। तो नाउ दे हैव डिसाइडेड कि व्हाई नॉट ईरान और ये तमाम खलीजी वाले मिल के, व्हाई कांट दे हैव देयर ओन सिक्योरिटी प्रॉपर अरेंजमेंट, व्हाई शुड दे क्लैश विद ईच अदर। जो उसका डिजाइन, उसने क्या किया, अमेरिका ने, इजराइल ने हवा क्रिएट किया इजराइल ईरान का कि जी ईरान आप पे अटैक कर देगा, ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, ईरान बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ईरान आप पे अटैक कर देगा, सऊदी अरब पे, कतर पे, वहाँ पे उन्होंने $3.3 ट्रिलियन का वेपन है मुझे खरीद के यहाँ रख दिया। अब उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, नाउ वी हैव टू बी टुगेदर, द मोर दे आर टुगेदर द मोर इजराइल का ख्वाब जो है वो कभी कामयाब नहीं होगा। दैट इज व्हाट दे हैव रियलाइज्ड, और इसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा हाथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका, डॉक्टर इरफान फानी साहब आपका, खालिद फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि यकीनन मुआहदा तो होगा, ईरान और अमेरिका के दरमियान होगा। इसराइल को रोकने के लिए जो इत्तेहाद है अरब ममालिक का और बाकी जो अजमी
जितने भी ममालिक हैं, यानी इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। अगर ये इत्तेहाद नहीं होगा, ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, जो पाकिस्तान जिसके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहा है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो, जब तक ये डेवलप नहीं होगा, ग्रेटर इसराइल के जो रास्ते को के अंदर खड़ा होना किसी एक मुल्क के लिए शायद मुश्किल होगा। बेहतर ये है कि जॉइंट हैंड्स के साथ आगे बढ़ा जाए और इसराइल को जो है कट टू साइज़ किया जाए। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।